हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी पुलिस अपडेट। आज की क्लास में देखेंगे हम हिंदी और जी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? ए ऑप्शन है भयानक, बी है विभत्स, या फिर सी ऑप्शन भक्ति, या फिर डी ऑप्शन शांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शांत। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? ए गुरुमुखी लिपि, बी बंगाली लिपि, सी देवनागरी लिपि, या डी ऑप्शन तमिल लिपि। तो किस लिपि में लिखा जाता है जी? इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो कौन से छंद में होती हैं? ए दोहा, बी हरिगीतिका, सी सोठा, या फिर डी ऑप्शन रोला। तो किस में होती है जी? हाँ, दोहा। ठीक है, ए ऑप्शन दोहा। दोहे छंद में विषम चरणों में जो होती हैं वो 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न रहा, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ए चूर्ण, बी छिद्र, सी ज्ञान, या फिर डी ऑप्शन छत। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जी? तद्भव कौन सा है इसमें? डी ऑप्शन छत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय का, बी द्विगु समास का, सी द्वंद्व समास का, या डी ऑप्शन अव्ययीभाव का। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जी? चरण किसके समान है? चरण जो है वो कमल के समान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। इसमें जो है ना वो कर्मधारय समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अवय हैं ए भारत, बी श्याम, सी आहा, या फिर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, आहा। ठीक है, अगला प्रश्न देख जी। अगला प्रश्न है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? ए समझना, बी बुलवाना, सी ऑप्शन है बैठना, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुनना। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी बुलवाना। ओके, अगला प्रश्न है शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्र के ऊपर सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बी ऑप्शन पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, सी ऑप्शन पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, या संबोधन महोदय बाईं ओर से लिखा जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका आंसर क्या होगा? पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये जो है ना ये गलत कथन है, क्योंकि पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं, पत्र संख्या के नीचे तिथि लिखी जाती है। बाकी सभी ऑप्शन जो है ना सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? ए ऑप्शन शिरोमणि, बी मनोयोग, सी संतोष, या फिर डी ऑप्शन बहिष्कार। तो कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संतोष। ये अगर विसर्ग संधि नहीं है तो कौन सी संधि है? ये है व्यंजन संधि। ठीक है, ये व्यंजन संधि है जो कैसे बनी है? सम धन तोष। ठीक है, इसका संधि विच्छेद जो होगा वो सम धन तोष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ए संस्कृत, बी ब्रज भाषा, सी मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर डी मराठी। कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। ठीक है, मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है सिवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए सवैया एक मात्रिक छंद है, इसमें चरण में 22 से 26 वर्णों तक के होते हैं। सुंदरी सवैया का एक प्रमुख भेद है। ब्रज भाषा का ये बहुप्रचलित छंद है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी ये सभी कथन जो है ना सही है। तो इसका गलत जो कथन है वो है सवैया एक मात्रिक छंद है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना इसका सही हो जाएगा। ये सवैया जो है ना मात्रिक छंद नहीं है, ये है वर्णिक छंद है। ठीक है, अब गलत कथन पूछ रहे थे तो वो हो गया ए सवैया एक मात्रिक छंद है, ये इसके लिए गलत कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। धन के में आज भी कुछ लोग
और बन जाते हैं। ए ऑप्शन भ्रष्टाचार और हरिश्चंद्र, बी बंधु और मर्द, सी राष्ट्रवीर और वीरता, या फिर डी ऑप्शन लालच और जयचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लालच और जयचंद। यानी कि धन के लालच में आज भी लोग क्या बन जाते हैं? जयचंद बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वो आदमी मुझे बुलाता है, नौकर मालिक बन गया है, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, या ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ना नींद आती थी और ना भूख प्यास लगती थी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ए कबीर की, बी जायसी की, सी सूरदास, या डी ऑप्शन तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बीजक जो है वो कबीर की रचनाओं का संग्रह है। और ये किसने किया था? जिसका इसका संकलन उनके शिष्य किसने किया था? धर्मदास ने। ठीक है, धर्मदास। और ये जो है ना, इसमें सबद साखी और रैमनी का संकलन है। अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम को चुनिए। ठीक है, पहला है भारतीय, दूसरा है बिना हिंसक विरोध के, तीसरा शुरू से, चौथा है सहते, और पांचवा है आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, और छठा जो है वो चले आए हैं। तो इसको सही क्रमबद्ध में लगाना है। तो पहला होगा आपका शुरू से ही। ठीक है, जो कि तीसरे नंबर पे। अब अगर हम कूट में देखते हैं तो पहले में अगर तीसरा आ रहा है तो वो दिखाया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगर इसका कूट पूरा करते हैं हम लोग हैं तो इसको कहेंगे पहला आ जाएगा शुरू से ही। ठीक है, थर्ड नंबर जो है ना वो पहले आ जाएगा। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम में प्रत्यय हैं ए माँ, बी अम, सी ऑप्शन है इम, या फिर डी ऑप्शन चम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यम पुरुष का उदाहरण है ए मैं, बी तुम, सी ऑप्शन है वो, या फिर डी ऑप्शन वे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुम, मध्यम पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न। हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कितनी है कारकों की संख्या? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 6, या सी ऑप्शन 12, या डी ऑप्शन 10। तो कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, और ये कौन कौन सी है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक है, और अधिकरण कारक, और 8वां संबोधन कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ए शुक्ल युग को, बी भारतेंदु युग को, सी द्विवेदी युग को, या फिर डी ऑप्शन प्रेमचंद युग को। तो सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग को। ठीक है, गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंदु युग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्कृष्ट का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ए ऑप्शन है निरीक्ष, या फिर बी ऑप्शन है निकृष्ट, या फिर सी ऑप्शन निकृष्ट, या फिर डी ऑप्शन निकृष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकृष्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ये जो भौरे हैं ना, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ए मधुकर, बी मधुप, या सी ऑप्शन जलज, या फिर डी ऑप्शन भ्रमर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जलज। जलज जो है ना, जो जल में उत्पन्न हो उसे कहते हैं जलज, जैसे कि कमल। तो मधुकर, मधुप और भ्रमर जो है ना वो भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीता ने कहा था ये वाक्य किस काल में है? सामान्य भूतकाल, बी ऑप्शन अपूर्ण भूतकाल, सी है संदिग्ध भूतकाल, या फिर डी ऑप्शन पूर्ण भूतकाल। सीता ने कहा था यानी कैसे ये काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा पूर्ण भूतकाल। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए मेंढक, बी घोड़ा, सी सर्प या फिर डी ऑप्शन कामदेव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कामदेव। ठीक है, बाकी मेंढक, घोड़ा, सर्प हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ए खीर, बी काम, सी मक्खन या फिर डी ऑप्शन शांति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मक्खन। ये जो है ना देशज शब्द है। बाकी खीर और काम जो है ना वो तद्भव शब्द हैं, और जो शांति है वो कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो किसके पास होता है? ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति या फिर डी ऑप्शन उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्पीकर के पास। ठीक है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं 16वें, बी 14वें, सी 12वें या ऑप्शन नंबर डी 11वें। तो कौन से राष्ट्रपति हैं? जी ऑप्शन नंबर बी 14वें राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 10 वर्ष का, बी ऑप्शन 3 वर्ष का, सी ऑप्शन 5 वर्ष का या डी ऑप्शन 4 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ए 13वें, बी 14वें, सी 15वें या डी ऑप्शन 16वें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14वें। तो रामनाथ कोविंद को किस वर्ष में चुना गया था? 2017 में। ठीक है, और ये कौन से थे राष्ट्रपति? तो 14वें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ए ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर बी है KR नारायण या सी ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी या डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में मतदान करते समय, चलिए ये तो आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? ए BV गिरी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह या डी ऑप्शन BD जती। ठीक है, तो अगला इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? बी ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन।